कार भर रहे थे। इस आर्मी को एक लंगड़ा सेनापति लीड कर रहा था। उस सेनापति को 90,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला करना था, लेकिन दिल्ली पर हमला करने के लिए उसे हिंदू कुश रेंज को पार करना था, जिसे उस टाइम पर दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई माना जाता था। उसे पार करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। नदियों और जंगलों को पार करके दिल्ली पहुंचने से पहले उसके रास्ते में जो आया उसे उसने खत्म कर दिया। यहाँ तक कि उसने 1 लाख हिंदुओं को पहले बंदी बना लिया और बाद में उन्हें मारने का ऑर्डर भी दे दिया। अब इस बात को बेहतर तरीके से समझे तो सर डेविड प्राइस ने अपनी किताब मेमोयर्स ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मदन हिस्ट्री में लिखा था कि मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। यह टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। दिल्ली पहुंचने के बाद 15 दिनों तक युद्ध चला और उसने पूरे शहर को कसाई खाना बना दिया। कहा जाता है कि तैमूर के इस हमले के बाद दिल्ली में सिरों की एक मीनार खड़ी कर दी गई और सालों तक दिल्ली इस हमले के जख्म से बाहर नहीं आ पाई और अपने वक्त से 100 साल पीछे चली गई। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि चंगेज खान बनने का शौक रखने वाली तैमूर लंग की है। जी हाँ, जिसने चंगेज को पीछे छोड़ने के लिए इंसानियत को खत्म करना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये आता है कि तैमूर लंग ने इंडिया पर ये अटैक कब और क्यों किया, और इस टाइम पर इंडिया की सिचुएशन ऐसी क्या थी कि दिल्ली उसके आगे सरवाइव नहीं कर पाई, और उसके इस अटैक ने कैसे इंडियन हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। लेकिन अब ये सारे सवाल जानने से पहले आपको जानना होगा कि तैमूर लंग था कौन और कहां से आया था। देखिए, दिल्ली से 2600 किलोमीटर दूर है आज का उज्बेकिस्तान, जहां साल 1336 में तैमूर लंग पैदा होता है। उसके पिता तुर्गाई बर्लस थे, वो तुर्कों के नेता थे। क्योंकि उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए तैमूर भी बचपन से ही कट्टर इस्लाम मानता था। इसके नाम के आगे लंग इसलिए लगा हुआ था क्योंकि बचपन में एक लड़ाई में उसको काफी चोट लगी और वो लंगड़ा कर चलने लगा था, इसलिए ही लोग उसे लंग बुलाने लगे। वैसे ये बात आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है कि तैमूर और बाबर एक ही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब भले ही तैमूर लंगड़ा था, लेकिन वो काफी टैलेंटेड और महत्वाकांक्षी भी था। वो सबसे ज्यादा इम्प्रेस था मंगोल किंग चंगेज खान से, और सिकंदर की तरह उसे पूरी दुनिया पर कब्जा जो करना था। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने 1369 में समरकंद पर अटैक करके उसे जीत लिया। फिर पूरे फोर्स को एक्सपेंशन के काम में लगा दिया। क्योंकि वो चंगेज खान से इम्प्रेस था, इसलिए उसने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग और अपना आर्मी सिस्टम भी चंगेज खान की तरह ही रखा। इस आर्मी की हेल्प से 1380 और 1387 के बीच उसने खुरासान, सीस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान पर अटैक करके उसे जीत लिया। 1393 तक उसने बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक कब्जा कर लिया था। इन विक्ट्री से उसे इंडिया पर अटैक करने का मोटिवेशन मिला, क्योंकि इंडिया अपनी रिचनेस और ग्लोरी के लिए पूरी दुनिया में जाना चाहता था। तैमूर लंग ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए यहाँ की दौलत लूटने के लिए उसने आक्रमण की योजना बनाई और दिल्ली की तरफ कूच किया। जो स्टोरी मैंने शुरू में बताई थी दोस्तों, उसे अब डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर उसे कितनी डिफिकल्टी हुई थी दिल्ली को जीतने के लिए। देखिए, उसने समरकंद में 90,000 सैनिकों को जमा किया। कहा जाता है कि जब ये सैनिक समरकंद में जमा हुए तो पूरे शहर में एक धूल का गुब्बार फैल गया था। दिल्ली समरकंद के साउथ पूर्वी डायरेक्शन में करीब 1000 मील दूर था। दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता शायद दुनिया का सबसे कठिन रास्ता था, जो हिंदुकुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था, जिसके आसपास वो लोग रहा करते थे जिनको सिकंदर महान भी झुका नहीं पाया। बीच में अनेक बड़ी नदियां और छोटे नारे थे। पथरीले रास्ते और रेगिस्तान से भरा हुआ रास्ता दिल्ली तक पहुंचना और कठिन बना देता था। यदि इनसे पार पा भी लिया जाए तो तैमूर की सेना का सामना उन भीमकाय हाथियों से होना था, जिन्हें तैमूर और उनकी सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके बारे में उसने कहानियां जरूर सुन रखी थी कि वो दुनिया के किसी भी जानवर से कितना अधिक ताकतवर है। तैमूर अप्रैल 1398 में समरकंद से भारत आक्रमण करने के लिए रवाना होता है। नौकाओं का एक पुल बनाकर 21 सितंबर 1398 को उसने सिंध, झेलम और रावी नदी को पार कर लिया। 13 अक्टूबर को वह मुल्तान के 70 मील उत्तर पूरब में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचा। उसने इस नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों का कत्ल किया और बहुतों को गुलाम बनाया। फिर मुल्तान और भटनेर पर कब्जा कर लिया। वहां हिंदुओं के अनेक मंदिर नष्ट कर डाले। भटनेर से वह आगे बढ़ा और आगे मार्ग में अनेक स्थानों को लूटता, खसोटता और निवासियों को कत्ल और कैद करता हुआ बढ़ा। दिसंबर के पहले हफ्ते के अंत में दिल्ली के निकट वो पहुंच गया था। यहाँ पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों का कत्ल करवाया। पानीपत के पास निर्बल तुगलक सुल्तान महमूद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल सेना, 10,000 घुड़सवार सैनिक और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। तैमूर को भले ही हाथियों की शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन तैमूर एक शासक होने से पहले एक सेनापति भी था। उसने बड़ी चालाकी से इस जंग को जीता। जंग से भयभीत होकर तुगलक सुल्तान महमूद गुजरात की तरफ भाग मल्लू इकबाल खान ये भी भागकर बारन में जा छिपा। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। 5 दिनों तक उसके सैनिकों ने दिल्ली में बुरी तरह से लूटपाट मचाई। इस दौरान उसके सैनिकों ने लोगों का कत्ल भी किया और कुछ को बंदी बनाया। वो जहाँ जहाँ गया उसने तबाही और बला और पूरी मुसीबत फैला। नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में
पे उसे खास मजा आता था। नतीजा ये रहा कि अपनी धन दौलत, जवाहरतों और इत्र के लिए मशहूर दिल्ली जलते हुए नर्क में तब्दील हो गई, जिसके कोने कोने से सड़ रही लाशों की बदबू आ रही थी। दोस्तों, मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इससे तैमूर के 500 सैनिकों और 2 अमीरों ने मस्जिद पर हमला कर वहां शरण लिए हुए एक एक व्यक्ति को मार डाला। उन्होंने उनके कटे हुए सिरों की एक मीनार सी बना दी थी और उनके कटे हुए शरीर चील और कौवे के लिए खाने के लिए छोड़ दिए थे। लगातार 3 दिनों तक ये कत्लेआम चलता रहा। पीढ़ियों से बटोरी हुई दिल्ली की दौलत तैमूर लूट कर समरकंद चला गया था। अनेक बंदी बनाई गई औरतों और शिल्पियों को भी तैमूर अपने साथ ले गया। भारत से जो कारीगर वो अपने साथ ले गया, उसने सकरमंद में अनेक इमारतें बनवाई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उसकी स्वनियोजित जामा मस्जिद है। अतः 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वह स्वदेश के लिए रवाना हो गया। इस बीच उसने स्थानीय शहजादों को आत्मसमर्पण और नजराना स्वीकार कर लिया। जाने से पहले तैमूर लंग ने खिलजी खां को आज के पंजाब और ऊपरी सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली में जानबूझकर उसने कोई शासक नहीं नियुक्त किया। वहाँ की शासन के लिए बच गए शहजादों के बीच कई सालों तक संघर्ष होता रहा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि तैमूर इतने आसानी से दिल्ली में एंट्री कैसे कर लेता है। तो आइए जानते हैं कि उस समय दिल्ली की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। बैकग्राउंड ऑफ इन्वेशन। तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली की हालत भी ठीक नहीं थी। दिल्ली का राज्य विघटित एवं अस्त व्यस्त अवस्था में था। साल 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद पूरा भारत बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में बढ़ चुका था। 1388 से 1394 ई तक 3 सुल्तान सिंहासन पर आए और गए। सिंहासन की लड़ाई ने राजनीतिक अराजकता को बढ़ावा दिया। नसरत शाह फिरोजाबाद में रहकर दिल्ली पर अधिकार करने की योजनाएं बनाते रहता था। फिरोज शाह तुगलक के बाद राजनीतिक रूप से अस्थिरता फैल गई। बंगाल से लेकर साउथ के सभी राज्यों को आजाद घोषित कर दिया। दिल्ली में दुर्बल महमूद तुगलक अपने सरदारों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। प्राय सभी मुस्लिम सूबेदार और हिंदू नायक सुल्तान की प्रभुता की अवहेलना कर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने में लगे थे। मशहूर इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज की मौत के बाद सालों के अंदर एक के बाद एक दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके छोटे बेटों ने राज किया था। दिल्ली की अंदरूनी हालत ये थी कि वो एक तरह से किसी भी बाहरी आक्रांता को हमला करने के लिए न्योता दे रही थी। तो दोस्तों, इसी वजह से तैमूर दिल्ली में एंट्री कर पाया और इतनी तबाही मचा पाया। लेकिन जब तैमूर को दिल्ली पर शासन नहीं करना था, उसने दिल्ली में आक्रमण क्यों किया? आइए जानते हैं। रीजन फॉर इन्वेशन। दोस्तों, तैमूर के भारत पर आक्रमण करने के पीछे कई कारण थे। उसने भारत पर कभी शासन करने के लिए आक्रमण नहीं किया था। तैमूर के अंदर राज्यों को जीतने का जुनून था। उसके पास मध्य एशिया का पूरा हिस्सा था। इसके साथ ही वो इसलिए भी भारतीय राज्यों का धन लूटना चाहता था क्योंकि उसका खुद के राजकोष में भी खजाना खाली हो चुका था। इसलिए उसने भारत को सिर्फ लूटा और वापस चला गया। इसके लिए कई इतिहासकारों ने उसकी आलोचना भी की थी। तैमूर इस्लाम धर्म को मानता था। वो एक कट्टर मुसलमान था। वो चाहता था कि भारत में इस्लाम फैले। इसी कारण वो काफिरों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अपनी जीवनी तो चूंकि तैमूरी में वह कुरान की इस आयत से शुरू करता है, ऐ पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना था, ताकि इस्लामिक सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाएं और इसके साथ वो खुद मुजाहिद की उपाधि प्राप्त करना चाहता था। तैमूर के आक्रमण का तत्कालीन कारण तैमूर के पोते पीर मोहम्मद सुल्तान के शासन सरंग खां के बीच में संघर्ष था। पीर मोहम्मद काबुल का गवर्नर था। वह सरंग खां से टैक्स लेना चाहता था, जिसे सरंग खां मना कर चुका था। सरंग द्वारा टैक्स न देने के प्रश्न पर तैमूर और उसके पोते ने 1309 ई में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत से लौटने के बाद तैमूर ने सन 1400 में अनातोलिया पर आक्रमण कर दिया और 1402 में अंगोरा के युद्ध में ऑटोमन तुर्कों को बुरी तरह पराजित कर दिया। सन 1405 में जब वह चीन की विजय की योजना बनाने में लगा था, उसकी मृत्यु हो गई। ये तो हुआ आक्रमण का कारण, लेकिन भारत और दिल्ली पर इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, चलिए जानते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेशन। दोस्तों, राजनीति के क्षेत्र में तैमूर का आक्रमण अत्यंत प्रभावशाली साबित हुआ। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश पर अंतिम प्रहार था। इसके कारण ये टूट गया। 1412 ई में एक नए वंश की स्थापना हुई। प्रांतपतियों ने अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए, जिस कारण तुगलक वंश छिन्न भिन्न हो गया। ख्वाजा शाह ने जौनपुर में, दिलावर खान ने मालवा में और मुजफ्फर शाह ने गुजरात में स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य स्थापित हुए। तैमूर के आक्रमण के कारण सल्तनत में अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई। पंजाब में खोखरों का उत्पात चरम सीमा पर पहुंच गया। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में ईर्ष्या और कलह की भावना बढ़ी। राजनीतिक दृष्टि से तैमूर के आक्रमण से भारत की राज्य सत्ता कमजोर हो गई। तैमूर के आक्रमण से और पंजाब और समरकंद के झगड़ों का प्रभाव ये पड़ा कि भारत पर विदेशियों के आक्रमण बार बार हुए। अंत में तुगलक शासन का अंत और
मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तैमूर ने सकरमंद से 1000 मील दूर दिल्ली में जो तबाही मचाई वो उसके बाद खंडर में बदलती चली गई। भारतीय सुल्तानों की कई पीढ़ियां द्वारा जमा की गई अथाह दौलत कुछ दिनों में ही उनके हाथों से निकल गई। यही नहीं दोस्तों, सल्तनत के अनाज के भंडार और खड़ी हुई फसलें भी बर्बाद हो गयी। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वहाँ बचे हुए लोग भुखमरी से मरने लगे और करीब 2 महीनों तक पक्षियों तक ने दिल्ली का रुख नहीं किया। दिल्ली को उस हालत से उबारने के लिए 100 सालों का समय लग गया। उसके आक्रमण से भारतीय समाज को नुकसान हुआ। आर्थिक हानि के साथ जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा। उसने हिंदुओं का वध भी किया। हत्याओं और लूट के कारण कई घर वीरान हो गए। सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई। समाज में असंतोष और भय फैल गया। उसका मूल उद्देश्य भारत में हिंदुओं का संहार करना एवं इस्लाम का विस्तार करना था। उसने अनेक लोगों को दास बनाया। उसने अपने आक्रमण से अनेक मंदिरों और भगवानों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण सांस्कृतिक प्रभाव कम नहीं थे। अप्रत्यक्ष रूप से उसके आक्रमण का भारतीय साहित्य पर प्रभाव पड़ा। उसके बाद भारत में अनेक गणराज्य स्थापित हुए। गुजरात, मालवा, जौनपुर, बंगला, खानदेश, बहमनी राज्य, विजयनगर राज्यों में साहित्य और कला की उन्नति